इलीगल एग्रीमेंट। यहाँ से आज हमें अपना लेक्चर स्टार्ट करना है। इलीगल एग्रीमेंट का मतलब होता है ऐसे सारे एग्रीमेंट्स जिसकी लीगलिटी के बारे में क्वेश्चन मार्क रेज ही नहीं हो सकता, क्योंकि लॉ ने उसको ऑलरेडी लिख रखा है स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड बाय लॉ। मतलब उसको करने का क्वेश्चन ही रेज नहीं होता है, क्योंकि लॉ ने उसे क्या डिक्लेयर कर रखा है पूरी तरीके से इलीगल। अब इलीगल चीजों को समझाने के लिए आप लोगों को तो बोलना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं बोलना पड़ेगा? क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि इलीगल क्या क्या होता है। फिर भी अपन एक बार मॉड्यूल में पढ़ते हैं। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच द लॉ फॉरबिड्स टू बी मेड। जिसको लॉ ने बनाने के लिए भी क्या कर रखा है? फॉरबिड मतलब मना कर। वहां लिख लो, द कोर्ट विल नॉट इन्फोर्स सच अ कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल्सो द कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं, बल्कि इससे जुड़े हुए सारे कॉन्ट्रैक्ट भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? इलीगल हो जाएंगे। ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड। जितने इलीगल बनाओगे वो वॉइड तो होंगे, बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट आर नॉट नेसेसरली इलीगल। इस लाइन का मतलब बताओ। इलीगल जैसे कि हम माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बेटा, तो जब आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड अग्रीमेंट तो है, पर इलीगल नहीं है ना। लेकिन हम मर्डर करते हैं तो मर्डर करना इलीगल, और ऑटोमेटिकली वो वॉइड तो हुई। ठीक है। डिस्पाइट दिस देयर इज अ सिमिलरिटी बिटवीन देम इज दैट इन बोथ केसेस they are void ab initio and cannot be enforced by law. void ab initio मतलब मीनिंगलेस फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। आप लिख लो, मीनिंगलेस फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। तो ये जितने भी लीगल है ना, ये वॉइड एग्रीमेंट है ही। वॉइड एग्रीमेंट मतलब लॉ ने जिसको स्टार्टिंग से बोल रखा है कि आप ये एग्रीमेंट नहीं कर सकते, अदरवाइज इसे हम क्या डिक्लेयर कर देंगे? इलीगल। ठीक है। Contract that is immoral or opposed to public policy are illegal. Similarly, if R agree with S to purchase brown sugar, बताओ ब्राउन शुगर परचेस करना लीगल है क्या? नहीं। तो अगर आपने ब्राउन शुगर परचेस करी है तो वो क्या माना जाएगा? इलीगल एक्टिविटी माना जाएगा, क्योंकि ब्राउन शुगर हमारे लिए एक इलीगल ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है। ठीक है। ड्रग्स वगैरह हुआ, मर्डर हुआ, है ना, किसी भी तरह की चीटिंग या फ्रॉड जो कि किसी का पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को ऑब्टेन कर ले, डिटेन कर ले, वो सब इलीगल एक्टिविटी। अब आगे आता है इलीगल के बाद में अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट आप किसे बोलेंगे? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें छोटा मोटा टेक्निकल डिफेक्ट है। कौन सा डिफेक्ट है? टेक्निकल डिफेक्ट है। बट उस टेक्निकल डिफेक्ट के कारण आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि इस कॉन्ट्रैक्ट की इन्फोर्सेबिलिटी खत्म हो। जैसे ही टेक्निकल डिफेक्ट को हम रिमूव करते हैं, वैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली वर्कआउट करना है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट टेक्निकल डिफेक्ट के कारण इन्फोर्सेबल नहीं होता, तो आप उसके टेक्निकल डिफेक्ट को क्या कर लो? रिमूव। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? इन्फोर्सेबल। एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सपोज आपने एक मकान खरीदा, उस मकान की कॉस्ट है 10 करोड़। अब उस मकान के साथ आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है। अब गलती से क्या हुआ, आपने स्टैम्प ड्यूटी पेपर्स इनसफिशिएंट अमाउंट के लगा, तो बताओ क्या पूरा मकान का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा? नहीं। हम क्या करेंगे, जितनी इनसफिशियंसी थी उसको रिमूव कर देंगे और स्टैम्प ड्यूटी पेपर्स अटैच कर देंगे और कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम्स इनफोर्स। समझ में आ गई बात? तो देखो एग्जाम्पल पढ़ो। एग्जाम्पल 24 में भी लिखा है, ए बॉट गुड्स फ्रॉम बी इन 2018 बट नो पेमेंट वॉज मेड। B cannot sue A for the payment in 2022 as it has crossed 3 years and barred by the Limitation Act. A good debt becomes unenforceable after the period of 3 years is barred by the limitation. अब इसमें क्या बोल रहे हैं वो? Similarly, agreement transfer of immovable property should be written for being enforceable. कुछ चीजें ऐसी भी होती है कि टेक्निकल डिफेक्ट्स के कारण वो अनइन्फोर्सेबल हो जाती है दूसरे रीजन से, जैसे कि इन दो एग्जांपल में बताया। देखो, आपने किसी से उधार ली, अब बताओ आपको उधार चुकाना है, तो जल्दी किसको होगी? चुकाने वाले को है जिसने उधार दिया उसको, है ना। वो बोलेगा भाई मेरा उधार जल्दी से जल्दी दे दो।
अब उसने ध्यान नहीं दी और उस उधारी को 3 साल से ज्यादा, तो जब किसी भी डेट को मोर देन 3 इयर्स हो जाए तो अकॉर्डिंग टू लॉ अब वो डेट जो थी वो बेड डेट्स में कन्वर्ट हो जाए। आप उस पर्टिकुलर उधारी के लिए सामने वाले पर केस नहीं कर सकते हो बिकॉज इट इज बार्ड बाय द लिमिटेशन। ये किससे बार्ड हो गई है? लिमिटेशन, टाइम लिमिटेशन से बार्ड हो चुकी, क्योंकि हमारे टाइम लिमिटेशन एक्ट है उसके हिसाब से 3 साल तक अगर आपने अपनी उधारी को रिकवर नहीं किया तो वो डूब जाए। इसलिए आपको कंटिन्यूअसली अपनी उधारी को रिकवर करने के एफर्ट्स डालने। हाँ, ये बात अलग है कि आपने एफर्ट्स डाले हो और फिर भी वो रिकवर नहीं हुआ तो फिर 3 साल माने जाएंगे, पर कंटिन्यूअसली 3 साल तक आपने अपने डेट की रिकवरी के लिए कुछ भी नहीं किया तो फिर वो टाइम बार डेट में कन्वर्ट हो जाएगी, वो अनइंफोर्सिबल हो जाएगी। टेक्निकल डिफेक्ट तो रिमूव किया जा सकता है, पर अगर वो अनइंफोर्सिबल हो गया तो बताओ क्या उसका रिमूवल पॉसिबल है? तो इस बात पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि ये अनइंफोर्सिबल हो जाएगा कैसे? अनइंफोर्सिबल बाय टाइम ऑफ लिमिटेशन वो हो जाए। क्लियर? तो इसको हम अनइंफोर्सिबल बोल देंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे देखो बेटा क्या लिखा हुआ है इसमें। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पहला लिखा हुआ है अनइंफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या लिखा हुआ है? अनइंफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनइंफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट के बाद में बेसिस ऑफ फॉर्मेशन में एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा बताओ, कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने ओरल और रिटर्न दोनों बनाए तो उसे एक्सप्रेस बोलेंगे। एक्सप्रेस मतलब आपने या तो ओरली बता दिया या रिटर्न, तो किसी भी तरह का डिस्प्यूटेड मैटर आने की पॉसिबिलिटी खत्म। दूसरा है इम्प्लाइड। इम्प्लाइड इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 9। इम्प्लाइड में आपने ओरल और रिटर्न नहीं बोला, पर इम्प्लाइडली ये परफेक्टली डन है कि आपके और उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है और आपको उसका ऑब्लिगेशन फुलफिल करना। अब ऐसा कैसे होता है? हाँ, कुछ भी नहीं, बस आपके कोड ऑफ कंडक्ट से ये शो हो रहा है कि आप दोनों पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो चुका हो। एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, एग्जाम्पल पढ़ो बेटा इसको। क्या लिखा है? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू एक्सिस्टेंस। कैसे आएगा वो? कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, है ना, बाय एक्शन और कंडक्ट ऑफ द पार्टी। सेक्शन कोड कर लेना, सेक्शन 9 है इसका। सेक्शन कौन सा है? 9। सेक्शन एक बार कोड कर लेना। सेक्शन 9 के हिसाब से कंटेम्पलेटेड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इट लेज डाउन बाय द कोड ऑफ कंडक्ट और कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज। ठीक है, एग्जाम्पल में लिखा है कुली था, उसने आपका लगेज पिक करा, डेस्टिनेशन तक छोड़ दिया, आपने मना भी नहीं की, तो यू मस्ट पे फॉर इट, आपको उसके लिए पे करना क्योंकि इम्प्लाइड है। इसमें ओरल और रिटर्न की जरूरत नहीं। बाय कोड ऑफ कंडक्ट कुली ये बताना चाहता है कि मैं आपका लगेज उठा रहा हूँ, तो आपको उसी टाइम पे क्या कर देना चाहिए था? मना। आपने मना नहीं करा तो सेक्शन 9 में आपके उसके बीच में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बन गया? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है एटीएम मशीन। एटीएम मशीन जो है वो भी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का एक और टाइप होता है जिसे टेसिट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, जो आपका अगला टॉपिक है। टेसिट कॉन्ट्रैक्ट में भी इम्प्लाइडली काम हो रहा है, कोड ऑफ कंडक्ट ही काम हो रहा है, लेकिन उसमें किसी टूल का यूज होता है। जैसे अगर हम ऑप्शन सेल में जाते हैं तो बताओ, ऑप्शन सेल आपने देखी? वहां ऑप्शन कब कंप्लीट मानी जाती है? जब हेमर फॉल होता है। हेमर, अपन हेमर फॉल करते हैं, तो हेमर का फॉल करना इज द सिंबल ऑफ कंप्लीटिंग द पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। अगर जब तक हेमर फॉल नहीं होगा तब तक ये नहीं माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या हो चुका है? कंप्लीट। तो टेसिट कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो द टाइप ऑफ द इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, बस फर्क कितना है कि उसमें कोड ऑफ कंडक्ट होता है, इसमें भी कोड ऑफ कंडक्ट होता है, पर वहां कोई स्पेसिफिक टूल यूज नहीं होता और यहाँ स्पेसिफिक टूल यूज होता है। जैसे एटीएम मशीन में हम कार्ड इंसर्ट करते हैं, आपने देखा होगा वेल्डिंग मशीन, वहां पर वो फॉरेन में कोक वगैरह जो है एक पॉइंट डालते हैं तो अपना पूरा प्रोडक्ट है उसमें सर्विसेज यूज कर सकते हो आप। एक आपने देखा होगा वेट मशीन, कॉइन इंसर्शन, वो आपके लिए वेट बता देती है। ये सारा हो गया। अब आता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट किसे बोलेंगे? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को हम स्टार्टिंग से समझते और इसका एमकी भी लिखेंगे। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पे एमकी लिख लिया आपने?
क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब लिखो डिम्ड जुडिशियल कॉन्ट्रैक्ट। डिम्ड जुडिशियल कॉन्ट्रैक्ट, डिम्ड मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि दिख तो रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट है, पर एक्चुअल में वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है या है। लेकिन डीम्ड में कैसे, मैं समझा। देखो, मैंने आपको ऑफर दिया कि आप 2 करोड़ में मेरा घर खरीदेंगे क्या, आपने एक्सेप्ट किया, तो ये तो प्रॉपर ऑफर और प्रॉपर एक्सेप्टेंस हो गया। बट कभी कभी क्या होता है, मैंने आपको ऑफर नहीं दिया, इवन नो ऑफर, नो एक्सेप्टेंस एंड नो कंसिडरेशन, तो भी दोनों पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट। अब ऐसा कब होगा मैडम, आपने ऑफर नहीं दिया, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, किस बात का कॉन्ट्रैक्ट? ये कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज अग्री नहीं करती क्वासी में, बल्कि इम्पोज्ड बाय द साइड ऑफ लॉ होता है। कौन इसे इम्पोज करता है? लॉ इसे इम्पोज करता है। अब लॉ कैसे इम्पोज करता है, सुनिए। आप यहाँ से तिब्रेवाल कोचिंग क्लासेस से बाहर जाए, आपको एक गोल्ड से भरा बैग मिले, आपने उस बैग को इधर देखा उधर देखा, और ऑब्वियसली आप उस बैग को क्या कर लोगे, उठा लोगे। उठा के कहाँ ले जाओगे? आसपास पूछोगे, और पूछ लिया कोई भी नहीं मिल रहा है, तो आप कहाँ ले गए? मम्मी के पास, घर पे? नहीं, आपको पुलिस स्टेशन में। हाँ, सबसे पहले नहीं, आप सपोज कि आप एक मेजर पर्सन हो और यू आर एबल टू टेक एनी टाइप ऑफ डिसीजन, तो आप उसे पुलिस स्टेशन ले जाओगे। लॉ कहता है कि आपको दिल की नहीं सुननी है, दिल बोलेगा कि आपका ही गुड्स है, आपको दिमाग और लॉ की सुननी है। लॉ बोल रहा है कि जैसे ही आपको वो गुड्स मिलता है, ओरिजिनल ऑनर और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जैसे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, क्वास। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस गुड्स को रीजनेबल ऑनर तक पहुंचाओ या रीजनेबल ऑनर की सर्च। अब बताओ, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था क्या? नहीं, लेकिन फिर भी ये आपका ऑब्लिगेशन बन गया कि यू मस्ट रिटर्न द गुड्स टू द ओरिजिनल ऑनर, इवन देर आर नो ऑफर, नो एक्सेप्टेंस एंड नो कंसिडरेशन। तो बड़े मजेदार सी बात है, यहाँ पर रहेगा। एक और एग्जाम्पल आपको दिया है, वो आप घर पे पढ़ना, 29 ई कॉन्ट्रैक्ट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसे क्रॉस कर। अब ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस के बेसिस पर कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? पहला एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटेड का मतलब होता है द कंसिडरेशन इन अ गिवन कॉन्ट्रैक्ट could be an act or forbearance. When the act is done or executed or forbearance is brought on record, then the contract is an executed contract. आपने बोला कि मैं मकान बेच दूं, सामने वाले ने बोला मैं भी पैसे दे दूंगा, दोनों ने अपने अपने पार्ट का ऑब्लिगेशन फुलफिल किया, तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा? एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव किसे बोलेंगे? Executive contract is a consideration, is reciprocal promise or obligation. Such consideration is to be performed in future only, and therefore this contract are described as an executory contract. फ्यूचर में अगर परफॉर्म होने वाला, अभी परफॉर्मेंस होना बाकी, तो एग्जीक्यूट। प्रेजेंट में परफॉर्म कर दिया तो एग्जीक्यूट। अपने अपने ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दिए बोथ दी पार्टीज ने, एग्जीक्यूटेड। फ्यूचर में परफॉर्म होंगे, एग्जीक्यूट। नेक्स्ट आता है यूनिलेटरल। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट और बायलेटरल आर द काइंड्स ऑफ एग्जीक्यूट, दोनों एग्जीक्यूटिव के। बस यूनिलेटरल में क्या, एक की तरफ से परफॉर्मेंस हो चुका और एक का बाकी। और बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट इज वन वेयर द ऑब्लिगेशन और प्रॉमिस इज आउटस्टैंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ बोथ दी पार्टी, दोनों पार्टी से परफॉर्मेंस बाकी। ठीक है, जहां तक मैंने अभी पढ़ा सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट इतना ज्यादा नहीं था। कौन सा था एग्जाम ओरिएंटेड? जो 2 पार्टीज आपको पढ़ाया था मैंने, जिसमें स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल का केस था, वो आपको टिक करना है। और लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना आपका इंटेंशन होना चाहिए, वो क्रिएट करना है। पर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आपको पढ़ के जाना। कौन सा पढ़ के जाना है? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, बाकी सब नॉलेज के लिए पढ़ लेना। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एग्जाम में आ सकता है। बाकी आपको नॉलेज होना चाहिए कि वैलिड क्या होता है। बाकी लर्न मतलब रटना किसको है? सिर्फ क्वासी को। बाकी सबको रीड करना है, ऐसा नहीं कि पढ़ के नहीं जाना एग्जाम में, हटा दिया, नहीं।
पढ़ना है पर रीड करना है, और रटना किसका है? क्वासी। अब हमारा टॉपिक जो शुरू हो रहा है वो है ऑफर और प्रपोजल के रूल्स। यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपका पार्ट शुरू होता है। डेफिनेशन ऑफ ऑफर करने की जरूरत नहीं, पहले हमने पढ़ लिया। जो पर्सन ऑफर देता है, सेक्शन 2 सब क्लॉज ए में वो अपनी विलिंगनेस बताता है। ऑफर देना मतलब अपनी विलिंगनेस करना, किसी काम को करने की या ना करने की डेफिनेशन लर्न करने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझ लो कि ऑफर का मतलब है अपनी विलिंगनेस को शो करो। असेंशियल ऑफ ऑफर में फर्स्ट पॉइंट देखो, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल और ऑफर इज कॉल्ड प्रॉमिसर। हाँ, तो जो पर्सन ऑफर देता है, जो पर्सन ऑफर दे रहा है वो पर्सन यहाँ पर क्या कहलाएगा? प्रॉमिसर या ऑफरर कहलाएगा। एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। असेंशियल ऑफ प्रपोजल और ऑफर आर में फर्स्ट पॉइंट है, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल और ऑफर इज कॉल्ड द प्रॉमिसर और ऑफरर। जो पर्सन ऑफर दे रहा है उससे हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? उसे हम यहाँ पर बोलेंगे प्रोमिसर, या फिर हम क्या बोलेंगे उसे यहाँ पर? ऑफर। तो ये बात याद रखना कि ऑफर देने वाला पर्सन ऑफरर या प्रोमिसर कहलाता है। ये आपको याद रखना है बेटा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है, फॉर अ वैलिड ऑफर द पार्टी मेकिंग इट मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस पर अंडरलाइन कर। किस पर अंडरलाइन करोगे? विलिंगनेस। विलिंगनेस मतलब जो पर्सन ऑफर दे रहा है उसे अपनी यहाँ पर क्या बतानी पड़ेगी? विलिंगनेस बतानी। बताओ कि ऐसा हो सकता है कि आपने ऑफर दे दिया और मन में ही रखा और सामने वाले को पता पड़ गया? नहीं, आपको अपनी विलिंगनेस से एक्सप्रेशन को शो करना। थर्ड पॉइंट, द विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस विथ अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ अदर पार्टी। ठीक है, देखो, अगर आप किसी को ऑफर दे रहे हो, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है कि ए ने बी को बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, और एट द एंड ऑफ 2030 आई विश कि मैं तुमसे शादी कर लूंगी। तो बताओ, ये ऑफर इस इंटेंशन से दिया जा रहा है क्या कि सामने वाले की असेंट आ जाए? नहीं, सामने वाला इसमें सोचेगा कि यार कहीं ना कहीं इसकी इच्छा नहीं है, इसलिए कब का टाइम दे रहा है? 2030 में, जब तक वेट करूंगी, ऐसे उसके दिमाग में आ जाएगा। मतलब उसका स्टेटमेंट ऑफ ऑफर ही इस तरीके से दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये शो हो रहा है कि उसकी पूरी पूरी विलिंगनेस नहीं। जबकि उसको क्या बोलना था? विल यू मेरी मी। अगर वो ऐसा बोलता तो लगता कि उसकी 100% विलिंगनेस है। हाँ, अभी की वजह से देखो मॉडल में भी यही एग्जांपल दिया है, थोड़ा सा फनी एग्जांपल है बट ठीक है समझने के लिए। द विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर पार्टी टू whom द ऑफर इज मेड। क्लियर? अगला, एंड ऑफर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ऑफर पॉजिटिव भी हो सकता है और किसी काम को ना करने का भी ऑफर हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल 38 पढ़ो। When A asked B after his car meets with accident with B, B's scooter not to go the court and will pay the repair charges to B for the damages B's scooter, it is an act of not doing or abstinence। हाँ, किसी काम को ना करने के लिए वो ऑफर दे रहा है। तो ऑफर पॉजिटिव सेंस में भी दिया जा सकता है, नेगेटिव सेंस में भी दिया जा सकता है, किसी काम को करने का भी दिया जाता है, और एब्सटेंस मतलब किसी काम को ना करने का भी दिया जा सकता है। ABSTINENC, एब्सटेंस मतलब किसी काम को ना करना, लिखना। अब आता है काइंड्स ऑफ ऑफर। काइंड्स ऑफ ऑफर मैं फिर से बता रही हूँ, आपको लर्न नहीं करना, इस पे भी रीड ओनली लिखो। अभी तक मैंने आपको बताया ऑफर के रूल्स, इसमें भी आपको बस समझना है, रटना नहीं है, पॉइंट्स याद रखने हैं। फिर काइंड्स ऑफ ऑफर भी आपको एग्जाम में सिर्फ समझ के जाना है, इसको रटना बिल्कुल भी नहीं। जनरल ऑफर किसको बोले? जो सभी को दिया जाए, ओपन फॉर पब्लिक एट लार्ज, किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं। और स्पेशल ऑफर किसे? जो किसी एक के लिए स्पेशली दिया। जैसे मैं अगर सिर्फ टिब्रवाल प्रोफेशनल एकेडमी के स्टाफ मेंबर्स को अपनी यहाँ शादी में इनवाइट करती हूँ, तो ये एक स्पेसिफिक ऑफर। पर अगर मैं न्यूज़पेपर में दे दूं कि मेरे घर पर शादी और सभी को आना है, तो ये कौन सा ऑफर हो गया? जनरल। ठीक है, काउंटर ऑफर किसे बोलेंगे? मैंने आपको कोई ऑफर दिया,
मैं ऑफरर हूँ, प्रपोजर हूँ, मैंने आपको ऑफर दिया और आपने क्या करा, उसके ऑफर के टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने की जगह चेंज कर, क्या कर दिया, एक्सेप्ट करने की जगह चेंज कर दिया। देखो जब भी कोई ऑफर दिया जाता है तो ऑफरी के पास चॉइस होती है कि वो उसे यस बोले या वो उसे क्या बोले, नो। ठीक है, आपने ना यस बोला ना नो बोला, बल्कि ऑफरी ने क्या करा, जो ओरिजिनल टर्म्स एंड कंडीशंस थी उसको उठाकर क्या कर दिया, चेंज कर दिया। व्हेन ऑफरी चेंज द टर्म्स एंड कंडीशन, तो ऑफर तो एक्सेप्टेड माना ही नहीं जाएगा। एक्सेप्टेड क्यों नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने एक्सेप्ट किया ही था, बल्कि आपने तो ओरिजिनल टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज कर दिया, तो इससे काउंटर ऑफर। बल्कि अब क्या हुआ पता है, आपने उसको एक नया ऑफर दिया, जैसे हम बार्गेनिंग में काम, समझ लो, तो यहाँ पर काउंटर ऑफर नहीं माना जाएगा, सॉरी, एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, काउंटर ऑफर माना। जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर में क्या होता है ये पढ़ते हैं। क्रॉस ऑफर में मैंने आपको कोई ऑफर दिया और अननोइंगली अचानक से आपने भी मुझे वही सेम ऑफर दिया, आपको पता ही नहीं था कि मैं भी यही ऑफर देने वाली, और आपने भी मुझे सेम एंड सिमिलर ऑफर दे दिया। इसे कौन सा ऑफर बोलेंगे, क्रॉस। काउंटर भी खत्म, क्रॉस भी खत्म। स्टैंडिंग ऑफर के यहाँ बस लिख लो, ओपन फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए जो ऑफर ओपन रहता है उसे स्टैंडिंग ऑफर बोला जाता है। नेक्स्ट है असेंशियल ऑफ वैलिड ऑफर। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, इट मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इसका मतलब समझते हो, जो भी कॉन्ट्रैक्ट का आप ऑफर दे रहे हो उसका इंटेंशन क्या होना चाहिए, क्रिएट करना लीगल रिलेशनशिप। सोशल डोमेस्टिक मैटर यहाँ पर एंटरटेन नहीं है, क्लियर है। ए इनवाइट बी ऑन हिज बर्थडे पार्टी, B accepted the proposal, but when B reached the venue, B found that A was not there. He filed a suit against A for recovery of traveling expenses. क्या वो ऐसा कर सकता है, नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सोशल इन्विटेशन, इसमें उसका इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना नहीं था। तो जब भी आप ऑफर दे रहे हो तो उस ऑफर का इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना होना चाहिए। सर्टन ऑफर होना चाहिए तो पहले ही पढ़ लिया, कंफ्यूजिंग। हाँ, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफर, इसका मतलब बताओ, थर्ड वाला। हाँ हाँ, आप जिसे ऑफर दे रहे हो आपको उसको कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा ना। ऑब्वियसली बात है, उसको सपना तो नहीं आएगा कि आपका ऑफर क्या है। अब इस बारे में केस हुआ था, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता, मोस्ट मोस्ट आईएमपी केस। इसमें क्या होता है, उसका नेफ्यू घूम जाता है और गौरी दत्ता एक सर्वेंट लालमन को भेजता है और बोलता है कि इसे ढूंढ के लाओ, और उस पर एक रिवॉर्ड भी रखता है जिसका उसके सर्वेंट लालमन को कुछ पता नहीं होता है कि इस पे रिवॉर्ड्स भी है। बाद में वो नेफ्यू को ढूंढ के ले आता है, पर गौरी दत्ता उसे रिवॉर्ड देने से मना कर देता है। वो बोलता है कि जब तुम्हें ऑफर का पता ही नहीं था, रिवॉर्ड का पता ही नहीं था, तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड क्यों दूं, क्योंकि मेरा ऑफर तुम तक कम्युनिकेट हुआ ही नहीं था। तो जब ऑफर का कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ तो किस बात का, ये कहकर क्या करा गौरी दत्ता ने, लालमन को वो प्राइज या रिवॉर्ड देने से मना कर। तो ये एग्जाम में आएगा, तो देख लो एक बार पढ़ लो। हेल्ड मतलब डिसीजन दिया गया, he was not entitled to the reward as he didn't know about the। नेक्स्ट है, इट मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ द अदर पार्टी। इसका मतलब जब भी आप वो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो आपका व्यू होना चाहिए कि आप सामने वाली पार्टी की क्या लेना चाहते हो, असेंट। अगर आप सामने वाली पार्टी के असेंट लेने के लिए ऑफर नहीं बना रहे हो तो वो ऑफर प्रॉपर है ही नहीं। अभी हमने पढ़ा था वो शादी वाला एग्जाम्पल, तो आपको इस तरीके से ऑफर देना है। इट में भी कंडीशनल ऑफर, तो कंडीशनल हो सकता है ना, नहीं कंडीशनल ऑफर, प्रॉपर कंडीशन नहीं, वो तो सर्टेनिटी में आता है।
कंडीशनल ऑफर होना चाहिए, मतलब अभी दीपावली के टाइम पर ऑफर के साथ कंडीशन आ रही है, टर्म्स एंड कंडीशंस, जैसे कि 2000 रुपीज से ऊपर का खरीदोगे ऐसा कुछ, तो ऑफर कंडीशनल हो सकता है। ऑफर शुड नॉट कंटेन द टर्म्स एंड कंडीशन नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्ट। ये पॉइंट थोड़ा सा ट्रिकी। ऑफर में कोई ऐसी कंडीशन नहीं होना चाहिए जिसके पूरा ना होने पर ये मान लिया जाए कि ऑफर एक्सेप्ट हो चुका। जैसे सपोज दीपक सर ने आपको ऑफर दिया कि आप यहाँ पर कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं आपको ऑफर दे रहा हूँ कि आप 4 दिन में जवाब दो, अदरवाइज मैं मानूंगा कि आपने कोचिंग ज्वाइन कर, जवाब दे दो, तो क्या वो सही बोल रहे हो? नहीं भाई, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, तो मेरी मर्जी ना, आप अपने आप से कैसे अज्यूम कर सकते हो? तो ऑफर में आपको कोई ऐसी कंडीशन नहीं डालनी है जिसके पूरा न होने पर ये मान लिया जाए कि ऑफर क्या हो चुका है, एक्सेप्ट। एग्जाम्पल 45 देखो। A promises B to purchase his Android mobile for ₹5,000, and if not, no replies given by them in a week, it would be assumed that B has accepted the proposal. This would not result into a count. आपने ऑफर ऐसा दिया कि जिसके पूरा नहीं होने पर हम ये मान लो सामने वाला कहते हैं ये कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ हाँ, तो यही तो, इसलिए वो मर्जी का आर्ग्यूमेंट ना करे और कभी केस कर दे कि भाई मैंने तो तुम्हें ऑफर दिया था, तुमने एक्सेप्ट कर लिया, मैंने ये मान लिया। तो कोर्ट को लॉ तो लिख के रखना पड़ेगा ना। जब कोर्ट में ये केस जाएगा तो क्या बोलेंगे कि सर देखो यहाँ लिखा हो कि अपने आप से आप अज्यूम नहीं कर सकते, और ना ही ऑफर में कोई ऐसा कंडीशन डाल सकते हो कि मेरा जवाब नहीं आया तो आप ये मान लोगे कि ऑफर एक्सेप्ट है। तो ऑफर में भी इधर स्पेसिफिक और जनरल, ये तो मैंने आपको बता दिया। द ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, आप ऑफर एक्सप्रेसली भी दे सकते हो और बाय कोड ऑफ कंडक्ट भी दे सकते हो, ठीक है। अ बॉय स्टार्ट्स क्लीनिंग द कार, is it stop on the traffic signal without being asked to do so. In such circumstances, any reasonable man could guess that he expected to be paid for this. Here, boy make an implied offer. अब इसका मतलब क्या लिखा है कि आपको पैसे देने नहीं देने वो आपकी इच्छा, पर उसने आपको कौन सा ऑफर दे दिया है, इम्प्लाइड ऑफर। अब आप आगे पूछ सकते हो डाउट में कि मैडम ये कॉन्ट्रैक्ट भी बनेगा, क्या वो आप पे केस कर सकता है कि आपने पैसे नहीं दिए? तो आप ये मत भूलो कि हम ऑफर पढ़, अभी उसने सिर्फ क्या दिया है, तो जिसको एक्सेप्ट करना है ना करना आपकी इच्छा पर डिपेंड। बिना पूछे ही करते हैं वो लोग स्टार्ट। हाँ, तो वो आपको इम्प्लाइड ऑफर दे रहे हैं, तो आपको उनको रोक देना चाहिए। जैसे आपको अगर हम कूली वाले एग्जाम्पल से कंपेयर करें, तो वहां तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था। क्या बन चुका था, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो उस टाइप का होता है जिसमें आपको पे, तो कुछ चीजें सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस पे भी रीजनेबली डिपेंड कर। अब देखो तुम दोनों केस को कंपेयर करो, कोर्ट में केस जाता है तो कूली वाले एग्जाम्पल में रिवॉर्ड मिलेगा कूली, पर ये जो स्टॉप करके कार को क्लीन कर रहा है वो बॉय, तो उसमें वो क्या कोर्ट केस कर सकता है? नहीं। तो ये डिपेंड कभी कभी सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस पे भी करता है। तो ये इम्प्लाइड ऑफर, और अगर आप उसको रोकते नहीं हो, इट माइट बी पॉसिबल कि वो आगे चलकर इम्प्लाइड क्या बन जाए, कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई बड़ी सर्विसेज है और जिसके कारण हमको उसको रोकना चाहिए था और हमने नहीं रोका, तो फिर हमें उसे पे करना, ठीक है। जैसे तुमने देखा होगा कि हम किसी पार्क में जाते हैं, वहां पर कोई आइसक्रीम बना के टेस्ट करेगा, उसने टेस्ट करा, तो ऑब्वियस है कि वो उसके लिए पेमेंट नहीं मांग, बट वो फिर आपको ऑफर करता है ऐसे इम्प्लाइडली आपके आगे आइसक्रीम का कोन बढ़ाता है और आप उसे खा लेते हैं, तो फिर आपको पे, ठीक है, समझ में आ गया। अब नाइन्थ पॉइंट जो है वो कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा है और वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम इसे कल फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच।